एडेक्सल फिजिक्स सर इमरान यामीन ईयरली पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अनस की फरमाइश के अकॉर्डिंगली हम सिर्फ वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके अंदर आइदर वेव या लाइट या ये इस तरह के टॉपिक इन्वॉल्व हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं उठा रहे इस पेपर में। तो चलिए जनाब, आज का जो पेपर है ये ऊपर वेरिएंट लिखा हुआ होता है जून 2019 ये पेपर है। और WPH 12 क्वेश्चन नंबर 13 बेटा ये है कि कोई प्लेनेट है और ये प्लेनेट सूरज के अराउंड इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देख के हम लोग फिजिक्स में कहते हैं ये एस्ट्रोनॉमी का क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो इंटेंसिटी अर्थ पर रिसीव हो रही है, ठीक है जनाब, उसकी जो वैल्यू है वो बता रहे हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी इतनी है, मिनिमम इंटेंसिटी इतनी है। कह रहे हैं जनाब मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो ये वाली बात भी आप जानते हो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सूरज के करीब होगा मिनिमम डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस अगर मिनिमम कैलकुलेट करना है तो इंटेंसिटी यकीनन मैक्सिमम वाली यूज करूंगा, ठीक है जनाब। और इन्होंने सन की पावर बता दी है कि पावर ऑफ सन 3.82 एक्सपोनेंट 26 वॉट्स है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग यूनिट 2 की नज़र से देखें तो इसके अंदर हमें लगता है कि हमें फॉर्मूला यूज करना चाहिए इंटेंसिटी का। और इंटेंसिटी का बिल्कुल बेसिक फार्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या आप यूं भी कह सकते हैं पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, पावर पर यूनिट एरिया। अच्छा, अब एरिया के बारे में आपको थोड़ी सी मुझे थ्योरी ये बताना पड़ेगी कि देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये सूरज है और सूरज के अराउंड ये मैंने एक इमेजिनरी स्फेयर बनाया हुआ है, ठीक है ना, अभी तो स्फेयर है, ये इमेजिनरी स्फेयर है। तो बेटा ये सूरज है और ये इसका इमेजिनरी स्फेयर है, और उसमें से फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ है, ठीक है ना, अब ये अर्थ है, ठीक। तो जो सूरज अपनी पावर रेडिएट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसकी रेडिएशन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होगी। और जब ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होगी तो आप जानते हो स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है स्फेयर का, ठीक है जनाब, हमने सूरज के अराउंड एक इमेजिनरी स्फेयर बनाया है। उस स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है इट इज इक्वल टू, अनस से पूछूंगा, अनस बताना स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है। अनस भाई, 4 पाई r स्क्वायर, बिल्कुल सही आपने बताया। पावर, पावर होगी जाहिर सी बात है सूरज की। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होगी जो हम जमीन पर रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि उतने ही डिस्टेंस के ऊपर हमने रेडियस मानते हुए सरफेस एरिया ले रहे हैं। तो 4 पाई r स्क्वायर। और यूजुअली स्टूडेंट डिस्टेंस को डी लिखना पसंद करते हैं, लेकिन अगर मैं डी लिखूंगा ना तो मुझे डर लगता है कि बच्चा डायमीटर के दिमाग में ना आ रहा हो। तो 4 पाई r स्क्वायर ही जाने। अच्छा जी, हमने कैलकुलेट करना है मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं इस आर स्क्वायर को इस आई के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ। तो आर स्क्वायर को बेटा मैं लेफ्ट साइड पे लेकर आ गया, और पावर वहीं पे रखी हुई है, बल्कि पावर की मैं चाह रहा हूँ वैल्यू भी लिख दूँ। सूरज की पावर है 3.83 एक्सपोनेंट 26 वॉट्स, इट इज द पावर ऑफ सन। अच्छा जी, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, इंटेंसिटी यहाँ आगे डिवाइड होगी, और इंटेंसिटी के लिए मैक्सिमम और मिनिमम दो इंटेंसिटीज यहाँ पर आपके सामने स्टेट की गई है। तो इसमें से क्योंकि वो मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए ऑब्वियसली आप मैक्सिमम इंटेंसिटी पिक करोगे। 1.41 किलो है, तो किलो की वजह से बेटा मैंने एक्सपोनेंट 3 लिख दिया। आर के ऊपर स्क्वायर है, अगर मैं आपसे कहूँगी मैं स्क्वायर को अंडर रूट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो बेहतर होगा। तो स्क्वायर को बेटा मैंने अंडर रूट में कन्वर्ट कर दिया। अब आप कैलकुलेटर बाद में चला लीजिएगा, जो मैं कैलकुलेटर चलाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा 1.47 एक्सपोनेंट 11 मीटर, ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू पावर पर यूनिट एरिया। पर एरिया के लिए 4 पाई r स्क्वायर वाली बात इमेजिनरी स्फेयर को लेकर मैंने लिखी है। थोड़ा आगे चलते हैं।
कहते हैं ये जो मार्स है जब ये सूरज के अराउंड घूमता है तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन जो उसके टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर मिलती है वो वेरीज करती है 491 से 711 तक। तो क्वेश्चन ये है कि इंटेंसिटी की ये वैल्यू वेरी क्यों कर रही है। इंटेंसिटी सूरज तो एक ही पावर से रेडिएशन कर रहा है, तो एक ही जब पावर से वेरिएशन कर रहा है तो इसकी वेरिएशन इतनी ज्यादा क्यों है। तो सारिम भाई इसके बारे में क्या आप कोई कमेंट्री कर सकते हैं कि मार्स पर सूरज की जो इंटेंसिटी रिसीव हो रही है उसमें वेरिएशन क्यों है। जी बेटा। मतलब क्या हो रहा होता है। ये अराउंड तो घूम रहे हैं, सारे प्लेनेट अराउंड घूम रहे हैं और मार्स भी अराउंड घूम रहा है, लेकिन वेरिएशन क्यों आ रही है। सूरज की पावर कांस्टेंट है लेकिन वेरिएशन आ रही है। हाँ। अच्छा, आपका आंसर कुछ सही भी है लेकिन रुक जा। हाँ, रुक जा रुक। हाँ जरा सही है लेकिन थोड़ी सी वर्डिंग बेहतर करने जा रहा हूँ। बात आपकी सही है, बात गलत नहीं, ठीक। जरा सारी में, और ये सारी मैं तुम्हें सवाल पहले करा चुका हूँ यार, ये सवाल ना पहले कराया है अरे कराया है। अरे मैं दिखा दूंगा तुम्हें करवाया है, एक मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है इस वाली सवाल। मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक। अच्छा सुनिएगा। हाँ। अच्छा, इसका जो प्रॉपर वर्डिंग में आंसर है ना, या प्रॉपर वर्डिंग में आंसर ये है कि जो मैंने सेंटर पे सर्कल बनाया है छोटा सा, ये सूरज है। और ये जो मार्स है ना बेटा, सारे में ये जो मार्स है, ये रहा मार्स। ये मार्स सूरज के अराउंड जब घूम रहा है तो इसका ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है। इस तरह के ऑर्बिट की शेप को हम लोग कहते हैं एलिप्टिकल शेप। अब ये नहीं कह सकते अंडे वाली शेप है, इसकी प्रॉपर वर्डिंग है इट इज इलिप्टिकल शेप। और इस इलिप्टिकल शेप में सूरज के साथ मार्स के डिस्टेंस में वेरिएशन आ रही है। अब वेरिएशन देखिए कि ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और ये डिस्टेंस बहुत कम है, तो वेरिएशन आ रही है, ठीक है ना। तो इसका बेटा आंसर बनिएगा कि मार्स इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सन इन elliptical path. So its distance, है ना, कराया है। अरे आपको कराया होगा तो सालिम को भी कराया होगा। इट्स डिस्टेंस वेरीज फ्रॉम द सन। ठीक है जी, अब तो पूरा सवाल करवा लिया अनस भाई, फिर याद दिला रहे हो, पहले बता देते मैं सवाल ही छोड़ देता। अच्छा जी हाँ। अरे भाई तो हो गया। अच्छा चलो जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पर। हम अब कुछ भाई कोई बात पूछना चाह रहे हैं बोले। हाँ हाँ। नहीं नहीं, उसका भी इलिप्टिकल पाथ है। हाँ उसका भी इलिप्टिकल पाथ है। और जब आप A2 के अंदर जाके पढ़ोगे ना तो एस्ट्रोनॉमी और मौजूद है। उस एस्ट्रोनॉमी में जो प्लेनेट है, प्लेनेट के अलावा कॉमेट्स घूम रहे हैं। कॉमेट्स का तो और भी बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे इलिप्टिकल पाथ है। खैर जितने भी प्लेनेट्स हैं वो सबके सब इलिप्टिकल पाथ है। जी जी जी। अच्छा जी, इसके बाद हमने एक और क्वेश्चन आज की क्लास के लिए प्लान किया। अच्छा इस वाले क्वेश्चन की मैंने आपको वीडियो लास्ट क्लास में भेज दी थी। अनस तुमने देख ली थी अली क्लास की वीडियो। अनस, अबे यार ऐसा नहीं करो ना। जो भी वीडियोस दी हुई हैं टाइम निकाल के जल्दी से उसको देखो ताकि वेव वाला पेपर तुम्हारा बेहतरीन हो जाए। और इसी जो मैंने लास्ट क्लास पढ़ाई थी, लास्ट क्लास के फौरन बाद मैंने ये फौरन वीडियो भेजी थी। अरे चले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं जनाब एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी आप नाम सुन चुके होंगे कि मेडिकल साइंस में अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग एंडोस्कोपी करते हैं, बॉडी के अंदर की दुनिया देख लेते हैं बैठ के क्या हो रहा है। तो क्या जनाब एंडोस्कोपी कर रहे हैं किसी डाइजेस्टिव सिस्टम की, ये लंबी कर रहे हैं, जो काम की बात है वो ये है कि स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बताइए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन होती क्या है। तो अगर आपको कंडीशन पहले से आती होगी तो मैं बात को आगे बढ़ा दूंगा, नहीं आती होगी तो मैं समझाऊंगा।
जी अनस भाई क्या कहते हैं, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? वो क्रिटिक नहीं, जरा सुनिए पहली बात, लाइट ट्रैवलिंग इन डेंसर मीडियम, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ये गिलास है और ये एयर है, आपको पता है गिलास की डेंसिटी ज्यादा है, तो लाइट ट्रैवल कर रही है इन डेंसर मीडियम, और ये लाइट स्ट्राइक करती है विद बाउंड्री ऑफ लेस डेंसर मीडियम। ठीक है बेटा, पहली बात तो कंडीशन ये होगी कि मीडियम कैसा होना चाहिए। तो देखिए गिलास से जा रही है, दैट इज अ डेंसर मीडियम, और स्ट्राइक कर रही है एक ऐसी बाउंड्री के साथ जिस बाउंड्री पे लेस डेंसर मीडियम शुरू हो रहा था। ठीक है जनाब। और अब दूसरी वाली बात जो आप कह रहे थे, मैं उसको ऐड करने जा रहा हूँ। इफ इंसिडेंट एंगल is greater than critical angle, TIR exhibit। ठीक है जनाब, अगर इंसिडेंट एंगल जो आपने बेटा बेटा बात बोली वो बात भी मैंने लिखी है, इफ द इंसिडेंट एंगल ऑफ द लाइट इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल देन इट एग्जिबिट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और बेसिक कंडीशन, लाइट मस्ट ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम और स्ट्राइक करेगी एक ऐसी बाउंड्री से जो लेस डेंसर मीडियम। अच्छा रे आगे चले। A ray of light is incident on the end of a glass fiber, रिफ्रैक्ट करती है एज इट एंटर्स द गिलास। क्वेश्चन यार ये है कि कभी भी रिफ्रैक्शन हो रहा हो, लाइट का हो रहा हो, वाटर वेव्स का हो रहा हो, कहीं पर भी हो रहा हो, रिफ्रैक्शन की वजह क्या होती है? वाई द वेव रिफ्रैक्ट। जी अनस बेटा, आपके दिमाग में क्या बात आती है? कभी भी रिफ्रैक्शन के लिए बोला रहे वाई रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के लिए एक सेंटेंस सीख लो जो हर जगह आप फिट कर सकते हो, चाहे वो वाटर वेव हो, चाहे वो लाइट वेव हो, चाहे कोई भी हो। जी बेटा आप क्या कहते हैं? लिख जा लिख जा, अगर आप चेंज इन मीडियम की कंडीशन बोलेंगे ना बेटा, तो आपको याद है कि जब हम वाटर वेव पढ़ते हैं तो वाटर वेव में ही शैलो रीजन भी पानी का होता है, डीप रीजन भी पानी का होता है, वहां मीडियम चेंज नहीं हो रहा होता, उसके बावजूद रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो आप कोई ऐसी जनरल बात बोलो जो हर जगह फिट हो। चेंज इन स्पीड, द की वर्ड इज चेंज इन स्पीड। ठीक है ना। और चेंज इन स्पीड के बाद फिर मैं अनस की बात को भी एक्सेप्ट कर लूंगा कि सर अब स्पीड चेंज होती है तो स्पीड चेंज के लिए लाइट के लिए मीडियम चेंज होता है, और वाटर वेव के लिए कंडीशन चेंज हो रही थी शैलो टू डीप वाटर। ठीक है, तो आप कंडीशन ये लिखना चाहेंगे, मेरे ख्याल में बेहतर ये होगी कि एज द स्पीड ऑफ वेव चेंजेस फॉर लाइट, मीडियम चेंज। अब मैं अनस की बात को इसमें ऐड कर रहा हूँ क्योंकि सवाल ऊपर लाइट का ही चल रहा है। फॉर लाइट मीडियम चेंज, अच्छा मीडियम के साथ साथ डेंसिटी का भी लफ्ज होना चाहिए। फॉर लाइट डिफरेंट डेंसिटी मीडियम, तो मीडियम का प्लूरल मीडिया, डिफरेंट डेंसिटी मीडिया causes the change in speed, so light refracts as it enters into the glass। ठीक है जनाब, तो काफी हमने कॉम्प्रिहेंसिव बात कर ली। पहली बात जो इस पे ज्यादा मैं जोर देना चाह रहा था ताकि वो वाटर वेव को भी कवर कर जाए, कि जब कभी स्पीड चेंज होगी तो रिफ्रैक्शन होगा। फिर रनर्स की बात पे आ गए बेटा, लाइट है,
सर लाइट के अंदर जब डेंसर से रेयर में, रेयर से डेंसर मीडियम में जाते हैं, तो मीडियम की डेंसिटी का चेंज होना स्पीड चेंज करने का कॉज बनता है, और इसी की वजह से लाइट जो होती है वो रिफ्रैक्शन करने लगती है गिलास के अंदर। ठीक है, आई होप कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा या देख लिया होगा। आपको पीडीएफ तो वैसे भी मैंने दे देनी। अच्छा बेटा, थोड़ा सा और आगे चलते, यहाँ पे कह रहे हैं जनाब, डायग्राम शोज अ रे ऑफ लाइट बीइंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड एट वन साइड। ठीक है जी, और पूरी डायग्राम समझ में आ रही है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो टाइम लंबा हो जाएगा। अलबत्ता मैं इसके अंदर जो बात बताना चाह रहा हूँ बेटा वो ये है, क्वेश्चन लिखा हुआ है डिटरमाइन द एंगल थीटा बिटवीन, अच्छा 4 मार्क का क्वेश्चन है, लंबी कहानी है। डिटरमाइन द एंगल थीटा, ये वाला थीटा कैलकुलेट कर, ठीक है, ये वाला थीटा कैलकुलेट करना, और इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि ये गिलास ब्लॉक है, एक मीडियम हो गया, दूसरा मीडियम एयर है, और तीसरा मीडियम पानी है। एक क्वेश्चन के अंदर वो 3 मीडियम लेकर आया भाई, एयर, वाटर और गिलास, सारी चीजें आ रही है, ख्याल से सुनिएगा। ठीक है जनाब, चलें जी स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करें यार? स्टार्ट यूं होगा कि इन्होंने दिया हुआ है गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, गिलास का उन्होंने क्या दिया हुआ है जनाब? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर आपको बता रहे हैं कि सी क्या है। सी खुद कह रहे हैं सी इज द क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना, उन्होंने बोला हुआ है सी इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। अगर सी क्रिटिकल एंगल है एंड यू आर गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन ऑब्वियसली वी कैन कैलकुलेट 1/sin सी। सी उन्होंने काफी कैपिटल लिखा है, स्मॉल सी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, और कैपिटल सी मीन्स क्रिटिकल एंगल। You are given the refractive index of glass and you have to calculate critical angle। और सारिम भाई आप जरा कैलकुलेटर अच्छा चलाते हैं बेटा, हमारी हेल्प कीजिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बेटा मैं इधर लेकर आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50। क्रिटिकल एंगल बेटा आपने कैलकुलेट करना है, सारे में हमें बताएं साइन इनवर्स 1/1.50, ये हमें बता रहे हैं 41.8। 42 भी ले सकते हैं, लेकिन 41.80 लेके चलें क्योंकि क्वेश्चन को भी और कैरी करना है। ये हमारे पास क्रिटिकल एंगल आ गया। अच्छा जी, जब बेटा क्रिटिकल एंगल आ गया 41.5, अब जरा इस वाले पोर्शन में आ जाए। इस वाले पोर्शन में क्या हो रहा है सर? इस वाले पोर्शन में हो ये रहा है कि लाइट गिलास से एयर में जा रही है, गिलास से एयर में जा रही है, ख्याल रखिएगा। ठीक, और गिलास से एयर में जाने में सारे में हम आपको तंग करेंगे। सारे में आप कोई एंगल प्रॉपर्टी लगाएं, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट नहीं है। एंगल प्रॉपर्टी मुझे लगाएं और मुझे बताएं ये वाला एंगल कितना होगा। और ये भी बता दूं इसमें ये हेल्प की जो आपको बता रहा हूँ कि 41.8 में से आप ये एंगल निकाल सकते हो। उसको मैं एंगल आई लिख रहा हूँ, सोचिए थोड़ा सा बेटा। मतलब ये भी 41.8 ले लूँ उसको, एंगल आई को 48.2 कैसे निकाला आप हमें थोड़ा समझा दें। सही, उसके बाद फिर ये वाला एंगल भी तो 41.8 है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पहले, लेकिन पहले ये आप बोलेंगे 41.8 है क्योंकि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। उसके बाद ये इसका ऑल्टरनेट एंगल है, ये 41.8 है। और 41.8 को आपने 90 में से माइनस कर दिया, तो 90 माइनस 41.8 कितना बन जाता है? 48.2। और ये 48.2 एंगल आई बन गया। ठीक है, और अब ये एंगल आई बन गया 48.2, तो अब मैं बोलूंगा स्नेल्स लॉ। ठीक, स्नेल्स लॉ हमें ये सिखाता है कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसी मीडियम में बनने वाले एंगल का साइन इज इक्वल टू किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू दूसरे एंगल में बनने वाले एंगल के साइन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैं जो पहला मीडियम ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ गिलास, और दूसरा मीडियम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वाटर। ठीक है ना, तो जो पहला मीडियम है गिलास, गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू आर गिवन इट इज 1.50।
पहले मीडियम में बेटा जो एंगल बन रहा है ये एंगल आई आपने मुझे बताया 48.2 इज इक्वल टू N2 दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज 1.30 और पानी में बनने वाले एंगल थीटा को आपने कैलकुलेट कर ठीक है जी। अच्छा मुश्किल काम जाहिर सी बात है फॉर्मूला लिखना होता है उसके बाद तो आप कैलकुलेटर चला के वैल्यू निकाल लोगे। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है जी 59.3 और मैंने अपनी फैमिली के साथ बेटा ईद मनाने के लिए जहाँ जाना है अपने भाई के घर हमारी पूरी फैमिली हो गई है रेडी इसलिए मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ।